हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थ प्रेशर इन रेस्ट कंडीशन एंड रैंकाइन्स थ्योरी ऑफ अर्थ प्रेशर। तो कल तक हम लोग वीडियो में देखे थे कि एक्टिव अर्थ प्रेशर और पैसिव अर्थ प्रेशर क्या होता है। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया रहेगा, जाकर उसको देख सकते हो। और जो भी सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किए हो, जाकर सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड बहुत सारा वीडियो आता रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉयल का अर्थ प्रेशर का चैप्टर में अंदर सॉयल अर्थ प्रेशर इन रेस्ट कंडीशन। तो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे। तो डेफिनेशन में क्या है, ऐसा एक रिटर्निंग वॉल रहेगा जो कि बोथ साइड का सॉयल इफेक्ट को झेलते हुए भी कोई भी मूवमेंट नहीं करेगा। मतलब क्या है, यहाँ पर एक रिटर्निंग वॉल दिखाई दे रहा है। देखो, ये एक लाल टाइप का रिटर्निंग वॉल दिखाया है, रेड पेन से ये नोट डाउन किया गया है। और दोनों साइड में सॉयल का लेयर भी सेम है, एल लेंथ तक है, हाइट भी सेम है, एच डेप्थ तक है। तो सॉयल लेयर 1 सॉयल लेयर 2 मान लिए, दोनों का हाइट भी सेम है और लेंथ भी सेम है। अब जब ये दोनों सॉयल के अंदर सेम प्रॉपर्टी हो जाएगा, जब हम लोग टेस्ट करके देखेंगे कि सॉयल के ये दो सॉयल लेयर के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो सेम हो जाएगा, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर सेम स्ट्रेस जनरेट होगा। इस साइड से जितना स्ट्रेस आएगा, इस साइड से भी उतना ही स्ट्रेस आएगा रिटर्निंग वॉल के ऊपर। तो दोनों स्ट्रेस जब इक्वल हो जाएगा दोनों लेयर के अंदर, तो रिटर्निंग वॉल मूवमेंट करेगा क्या? नहीं करेगा। तो उसी कारण हम लोग बोलते हैं, जब दोनों साइड से स्ट्रेस जनरेट होने के बाद भी रिटर्निंग वॉल मूवमेंट नहीं करता है, उसी कंडीशन को हम बोलते हैं अर्थ प्रेशर इन रेस्ट कंडीशन। तो हम लोग अर्थ प्रेशर क्या पढ़े थे, कोई भी रिटर्निंग वॉल जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस के कारण या वर्टिकल स्ट्रेस के कारण, मेनली हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस के कारण ही होता है, जब वो मूवमेंट करता है, जब आगे आता है सॉयल के रिस्पेक्ट में तब उसको एक्टिव बोले थे, जब पीछे आता है तब उसको पैसिव बोले थे। और जब दोनों साइड से स्ट्रेस पड़ने के बाद भी वो रिटर्निंग वॉल का कोई मूवमेंट नहीं होगा, एक जगह में खड़ा रहेगा, तब उसको हम लोग बोलेंगे कि अर्थ प्रेशर इन रेस्ट कंडीशन। तो ये इस साइड से जितना स्ट्रेस पड़ेगा, इस साइड से जितना स्ट्रेस पड़ेगा, दोनों इक्वल होगा, तो नेट फोर्स का अमाउंट कितना होगा? 0 मिलेगा। तो यही देख लिखा हुआ है, सेम सॉयल पार्टी के प्रॉपर्टी इन बोथ साइड ऑफ सॉयल, देन द रिटर्निंग वॉल नॉट मूव्स, इट इज़ इन रेस्ट कंडीशन। मतलब कि जब सॉयल का दो प्रॉपर्टी, जब दो साइड का सॉयल का प्रॉपर्टी सेम होगा, उसका वॉइड रेशियो बोलो, पोरोसिटी बोलो, जो भी प्रॉपर्टी सब सेम मिलेगा, तो वहाँ पर दोनों साइड का हाइट और लेंथ एक ही होने के कारण इस साइड से भी जितना स्ट्रेस पड़ेगा, बैक साइड से भी उतना ही स्ट्रेस पड़ेगा। तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण जितना भी स्ट्रेस है वो न्यूट्रलाइज हो जा रहा है। तो नेट फोर्स का अमाउंट जब 0 होगा, तो ये रिटर्निंग वॉल जहाँ पर खड़ा था वहाँ पर ही रुक कर रह जाएगा, कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। तो इसी कारण इसको बोला जाता है कि ये अर्थ प्रेशर इन रेस्ट कंडीशन में है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अर्थ प्रेशर ऑफ रेस्ट कंडीशन में होने के कारण क्या होगा, नेट फोर्स अमाउंट 0 होगा, क्योंकि रिटर्निंग वाला कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा है, दोनों साइड का सॉयल का लेयर भी प्रॉपर्टी सेम है और स्ट्रेस भी सेम है, तो इसीलिए नेट फोर्स 0 हो जाएगा। इस साइड में जितना फोर्स होगा, इस साइड में सेम फोर्स होगा, तो उसके कारण दोनों फोर्स का नेट वैल्यू हो जाएगा 0। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन में क्या बोला है, चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ सॉयल इज 0। देखो, जब यहाँ पर कोई स्ट्रेस जनरेट होगा, तो जितना ये सॉयल कॉम्पैक्ट होगा, वो भी सॉयल उतना ही कॉम्पैक्ट होगा, क्योंकि ये सॉयल का लेयर भी सेम है और हाइट भी सेम है। तो ये सॉयल का लेयर भी सेम है और हाइट भी सेम है और प्रॉपर्टी भी सेम है। तो जितना कॉम्पैक्ट इस साइड से होगा, उतना ही कॉम्पैक्ट उस साइड से भी होगा। तो जब कॉम्पैक्शन होगा कोई सॉयल के अंदर, तो क्या होगा, जो इंटर मोलिकुलर वॉइड रेशियो होता है या वॉइड स्पेस होता है सॉयल के अंदर, वो कमता हो जाता है। कोई भी चीज़ को जब कॉम्प्रेस करते हैं तो छोटा होता है ना, तो सॉयल के अंदर जितना भी वॉइड स्पेस रहता है, कॉम्पैक्शन होने के कारण या स्ट्रेस पड़ने के कारण वो छोटा हो जाता है। तो जितना यहाँ पर वॉइड हम लोगों का चेंजिंग हो रहा है, यहाँ पर भी चेंजिंग सेम हो रहा है। तो उसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि चेंजिंग ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉयल इज़ 0, दो साइड का। ठीक है। और हम लोग क्या जानते हैं, अर्थ प्रेशर क्या है, हम लोग का अर्थ प्रेशर का रिलेशन है हम लोगों का स्ट्रेस इन वर्टिकल और स्ट्रेस इन हॉरिजॉन्टल, हम लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। इसको हम लोग इक्वल करने के लिए हमको एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर, या इसको के से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर है क्या, के। तो कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस बाय वर्टिकल स्ट्रेस। जब इसको के रिप्रेजेंट करेंगे तो ए सिग्मा भी डिवाइड बाय सिग्मा एच डिवाइड बाय सिग्मा भी होगा। तो सिग्मा भी एच क्या है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस है।
इस साइड से जो भी हम लोग का स्ट्रेस पड़ रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस साइड में वर्टिकल स्ट्रेस पड़ेगा, और हॉरिजॉन्टल मतलब इस साइड से पड़ेगा। तो ये दोनों का जो रेशियो है इसको ही बोलता है कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर। और हम लोग और एक चीज़ पढ़ेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर इन रेस्ट कंडीशन के अंदर जो पॉइजन रेशियो होता है, पॉइजन रेशियो के ऊपर कैसे वो डिपेंडेबल होता है। तो म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू होता है कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर इन रेस्ट का कंडीशन का एक फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अर्थ प्रेशर के ऊपर क्या है, पॉइजन रेशियो हम लोग का डिपेंडेबल होता है इन रेस्ट कंडीशन में। और एक फॉर्मूला है कि जो कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर इन रेस्ट कंडीशन है उसको K0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसका वैल्यू होता है 1 माइनस साइन फाई, जो होता है सैंडी सॉइल के लिए। फाई क्या है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है, हम लोग पहले ही पढ़े थे। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन क्या होता है, कोई भी सॉइल के अंदर कितना मेजर प्रिंसिपल प्लेन है और उसके रेस्पेक्ट में जो फेल्यूर हुआ है, तो दोनों का एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। और जो हम लोग का OCC क्ले होता है, ऑर्डिनरी कंसोलिडेटेड क्ले, तो वहाँ पर क्या होता है, ऑर्डिनरी कंसोलिडेटेड क्ले के लिए या OCC क्ले के लिए हम लोग का जो अर्थ प्रेशर इन रेस्ट कंडीशन का कोफिशिएंट होता है K, वो होता है नॉर्मल कंसोलिडेटेड क्ले कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर इनटू √OR ऑफ OCR। जो OCC क्ले है, OCC क्ले के लिए जो हम लोग का कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर इन रेस्ट कंडीशन होगा वो होगा K NCC क्ले इनटू √OR ऑफ OCR। ठीक है, तो हम लोग ये सभी टर्म जानते हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक डिस्कस करने से पहले हम लोग जान लेंगे कि हम लोग का जो रैंकाइंस फॉर्मूला होता है या रैंकाइंस थ्योरी होता है वो बेसिस रहता है कौन कौन सा चीज़ के ऊपर। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, SSC बोलो, PSC बोलो, JEE बोलो, जो भी जगह में ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रैंकाइंस थ्योरी क्या होता है, जो भी हम लोग अर्थ प्रेशर पढ़ रहे थे तो उसको ही और एक अच्छा से मॉडिफाई किया गया है। जो हम लोग का साइंटिस्ट रैंकाइन था वो उसको मॉडिफाई किया। तो उसका एजम्पशंस क्या था, वो क्या माना था, कोई सॉइल को क्या माना था, सॉइल को होमोजीनियस माना था एंड आइसोट्रॉपिक माना था। होमोजीनियस क्या होता है, कोई भी सॉइल के अंदर या कोई सॉइल लेयर के अंदर या कोई जगह के अंदर सॉइल का कुछ पॉइंट के अंदर क्या होगा, प्रॉपर्टी जब सेम मिलेगा। मान लो एक कोई सॉइल लेयर इतना है, यहाँ पर कुछ पॉइंट के अंदर जब सॉइल का प्रॉपर्टी सेम मिलेगा तब हम लोग उसको बोलेंगे वो होमोजीनियस सॉइल है। और क्या है, आइसोटॉपिक मतलब कुछ पार्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, मान लो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर सॉइल का प्रॉपर्टी जब सेम मिलेगा तब उसको बोलेंगे हम लोग आइसोट्रॉपिक। तो जो सॉइल हमको होना चाहिए रैंकाइंस थ्योरी के अनुसार, तो वो होना चाहिए सॉइल होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। सेकेंड क्या है, जो भी सॉइल है वो कोहेशन लेस सॉइल होना चाहिए, मतलब कि जो C का वैल्यू है वो 0 होना चाहिए। तो कोहेशन लेस सॉइल का एग्जाम्पल क्या है, सैंड सॉइल हम लोग का होता है। तो सैंडी सॉइल जो होगा वही मेरा कोहेशन लेस सॉइल होता है, जो जिसको हम लोग बोलते हैं बालू बोलते हैं ना, वही होता है। इसके बाद नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही क्वेश्चन में पूछा जाता है बहुत बार, तो ये बहुत वाइटल पॉइंट है कि बैकफिल सरफेस आर स्मूथ एंड इट इज़ इंक्लाइंड और हॉरिजॉन्टल। तो बैकफिल क्या होता है, जो हम लोग का रिटर्निंग वॉल है, ये रिटर्निंग वॉल हम लोग का बोलता है ना, तो रिटर्निंग वॉल के साथ जो हम लोग का सरफेस है, सरफेस क्या होना चाहिए, ये जो सरफेस है रिटर्निंग वॉल के साथ जो सॉइल का सरफेस है ये स्मूथ होना चाहिए। ठीक है, तो ये सरफेस स्मूथ होना चाहिए, और जो हम लोग का जो सॉइल का जो पोर्शन है वो इंक्लाइन होना चाहिए या हम लोग का हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। ऐसे करके कोई भी कार्व सेक्शन नहीं चलेगा। तो होना चाहिए क्या, इंक्लाइन और हॉरिजॉन्टल, और जो हम लोग का स्मूथ सरफेस जो होगा रिटर्निंग वॉल के रिस्पेक्ट में वो हम लोग का सरफेस स्मूथ होना चाहिए। नेक्स्ट एजम्पशन ने क्या बोला, नेक्स्ट एजम्पशन बोला द ओनली वर्टिकल वॉल आर रिक्वायर्ड। तो जो भी रिटर्निंग वॉल हम लोग यूज़ करेंगे, हम लोग रिटर्निंग वॉल जब पढ़े थे तो उस टाइम हम लोग बोले थे कि लेटरल अर्थ प्रेशर को रिटर्निंग वॉल रेजिस्ट करता है। तो उस टाइम देखे थे कि 2 टाइप रिटर्निंग वॉल होता है, इस टाइप का भी होता है, इस टाइप का होता है। तो जो ये डायरेक्टली हम लोग का ये प्लेन जो रिटर्निंग वॉल होगा, इसी टाइप का रिटर्निंग वॉल को हम लोग एज ए रैंकाइंस थ्योरी के जरिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मगर जो इंक्लाइन प्लेन होगा ऐसा कोई रिटर्निंग वॉल को हम लोग रैंकाइंस थ्योरी के अंदर पकड़ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए बोला गया है कि ओनली वर्टिकल वॉल आर रिक्वायर्ड। ठीक है, और एक चीज़ बोल सकते हैं यहाँ पर, ये हम बीट कर गए थे, तो कोई भी सॉइल के अंदर जब रिटर्निंग वॉल हम लोग रिटर्निंग वॉल रह जाता है ना, तो वहाँ पर एक वॉल फ्रिक्शन आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर जो सॉइल और रिटर्निंग वॉल के अंदर जो फ्रिक्शन रहेगा
इसको हम लोग बोलते हैं वॉल फ्रिक्शन, जिसका वैल्यू होना चाहिए 5/2 से 5/3 तक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं वॉल फ्रिक्शन। तो ये जो वॉल फ्रिक्शन होगा ये सरफेस के ऊपर ही रहेगा और इसका वैल्यू होगा 5/2 से 5/3 तक। नेक्स्ट एजम्पशन क्या है, द वॉल यील्ड अबाउट द बेस ड्यू टू स्लाइडिंग और ओवरटर्निंग। जो रिटर्निंग वॉल है, ये रिटर्निंग वॉल इसका बेस है, ये नीचे वाला पोर्शन, तो रिटर्निंग वॉल मूवमेंट कर सकता है। ये बेस के रेस्पेक्ट में हो सकता है ये इस साइड से इस साइड में चला जाए, या इस साइड से इस साइड चला है, या हो सकता है ये टिल्ट होकर इसे मूव कर जाए। तो देखो हो सकता है ये मूवमेंट ऐसे करके कर जाए, या स्लाइड होकर इस साइड में कोई भी साइड में आ सकता है। तो रैंकाइन्स थ्योरी का यही एजम्पशंस था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि रैंकाइन्स थ्योरी के ऊपर एक्टिव आर्क प्रेशर का केस कैसे मेज़र किया जाता है। तो रैंकाइन्स थ्योरी के ऊपर हम लोग जब एक्टिव आर्क प्रेशर पढ़े थे, तो एक्टिव आर्क प्रेशर क्या था, जो भी हम लोग का सॉइल रहेगा इस साइड में अर्थ प्रेशर के ऊपर, तो वो क्या करेगा, एक स्ट्रेस जनरेट करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और नीट फोर्स भी हम लोग का क्या उसको इस साइड में जनरेट करेगा, जिसके कारण वो प्रेशर को लेकर रिटर्निंग वॉल इस साइड मूव है आगे मूव करेगा। और उस टाइम देखे थे कि जो मेजर स्ट्रेस होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वर्टिकल स्ट्रेस, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट किए थे सिग्मा 1 से। जो वर्टिकल स्ट्रेस होगा वही मेरा एक्टिव स्टेट के लिए अफेक्टेड रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है मेरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो हम लोग को लोड पड़ता है, जिसको हम लोग सिग्मा H और सिग्मा 3 से रिप्रेजेंट किए थे। इसके बाद हम लोग मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है उसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग जब मेजर जो शियर स्ट्रेस पढ़े थे, तो हम लोग देखे थे कि एक फॉर्मूला है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस का। तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस हम लोग क्या है, सिग्मा 1 है। तो सिग्मा 1 इक्वल्स टू माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस 2c इंटू tan थीटा। ये मेरा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला है। तो उसके रेस्पेक्ट में हम लोग जो हम लोग का सिग्मा 1 है वो क्या है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, और उसको रिप्रेजेंट किया है सिग्मा भी से, ये वर्टिकल स्ट्रेस से। तो यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रेस बैठाएंगे, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस बैठाएंगे, और थीटा का वैल्यू क्या हम लोग जान सकते हैं, π/4 प्लस 5/2 होता है थीटा का वैल्यू। और 2c का वैल्यू क्या है, पहले हम लोग बोल दिए कि रैंकाइन्स थ्योरी के अंदर जो भी सॉइल होगा वो कोहेशनलेस होगा, मतलब c का वैल्यू 0 होगा, तो मेरा नीट अमाउंट क्या होगा, 0 हो जाएगा ये। तो हम लोग का क्या बोल सकते हैं, जब मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस या सिग्मा भी इक्वल्स टू सिग्मा H इंटू tan स्क्वायर, ये tan स्क्वायर होगा, tan स्क्वायर इंटू π/4 प्लस 5/2। तो ये एक इक्वेशन हुआ। और हम लोग क्या जानते हैं, जो हम लोग का कोफिशिएंट ऑफ आर्क प्रेशर होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस बाय वर्टिकल स्ट्रेस। तो जब दोनों के को हम लोग जब इस साइड में ले लेंगे, तो के का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो के का वैल्यू हम लोग निकालने के बाद जब हम लोग के क्या पुट कर सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस बाय वर्टिकल स्ट्रेस, तो यहाँ से के का वैल्यू और यहाँ से के का वैल्यू को जब हम लोग एक साथ ऐड करेंगे 1 और 2 इक्वेशंस को, तब हमको मिलता है कोफिशिएंट ऑफ आर्क प्रेशर का वैल्यू 1 माइनस साइन फाई बाई 1 प्लस साइन फाई, या 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा। ये थीटा से रिप्रेजेंट किया जाए तो थीटा होगा, ये फाई से तो फाई होगा, ठीक है। इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ के को रिप्रेजेंट किया जाता है कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव आर्क प्रेशर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव आर्क प्रेशर कैसे निकाला जाता है वो हम लोग यहाँ से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हम लोग को मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना पड़ेगा, वहाँ से हमको जो कोफिशिएंट ऑफ आर्क प्रेशर होता है उसका रिलेशन के अंदर के का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, और वहाँ से ही हमको के निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पैसिव आर्क प्रेशर के ऊपर। तो पैसिव आर्क प्रेशर हम लोग जब पढ़े थे, तो पैसिव आर्क प्रेशर के करंट टाइप में क्या होता है, जिस साइड में सॉइल है उसी टाइप में उसी डायरेक्शन में हम लोग का वॉल या रिटर्निंग वॉल मूवमेंट कर रहा था एक्सटर्नल लोड के कारण। तो उस कारण हम लोग क्या बोलते हैं, जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है वो मेरा सिग्मा 1 होता है। जो हम लोग पढ़े थे कि जो हम लोग का हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस होगा, मतलब इस साइड से जो स्ट्रेस पड़ेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है सिग्मा H इक्वल्स टू माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस या वर्टिकल स्ट्रेस इंटू tan स्क्वायर π/4, जो फाई का वैल्यू होगा, थीटा का वैल्यू होगा π/4 प्लस 5/2 प्लस 0 मतलब सी का वैल्यू कोहेशनलेस सॉइल हम लोग माने हैं, तो इसीलिए सी का वैल्यू हो जाएगा 0। तो यहाँ से भी हम लोग सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ आर्क प्रेशर निकाल सकते हैं। तो उसका वैल्यू आता है 1 माइनस साइन थीटा या साइन फाई डिवाइड बाई 1 माइनस साइन फाई। तो हम लोग का कोफिशिएंट ऑफ
पैसिव अर्थ प्रेशर का टाइम में क्या हुआ, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा आया पैसिव के केस में, और एक्टिव के केस में क्या आया, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो केपी क्या है, केपी है हम लोगों का पैसिव अर्थ प्रेशर इन कोफिशिएंट, या कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर बोल सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एट रेस्ट कंडीशन में, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं के आर से, जिसका वैल्यू होता है 1 माइनस साइन फाई या साइन थीटा, जो भी हम बोल सकते हैं। तो के आर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन। और हम लोग एक चीज़ देखे थे कि ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर होता है, कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर, एक्टिव अर्थ प्रेशर और रेस्ट कंडीशन के अंदर कौन सा वैल्यू ज़्यादा रहता है। तो सबसे जो ज़्यादा रहेगा वो होगा मेरा कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर, उसके बाद एट रेस्ट कंडीशन, उसके बाद एक्टिव अर्थ प्रेशर। तो एक्टिव अर्थ प्रेशर मेरा सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर। ठीक है, और एक रिलेशन आता है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करके रख सकते हैं कि जो भी कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर होगा उसको 1 से डिवाइड कर देंगे तो हमको पैसिव अर्थ प्रेशर मिल जाएगा, क्योंकि के ए जो कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर होता है इक्वल्स टू होता है 1 बाई के पी। मतलब हम लोगों का कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर और कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर और कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर हम लोग का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और एक रिलेशन है कि कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर और पैसिव अर्थ प्रेशर को जब हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली कर देंगे तो उसका वैल्यू हो सकता है 1 जब बैकफिल हॉरिजॉन्टल होता है और स्मूथ होता है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग इतना तक डिस्कस किए कि रैंकाइन्स थ्योरी क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर का जो मेजर स्ट्रेस होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर के कोफिशिएंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके बाद रेस्ट कंडीशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और कौन सा वैल्यू ज़्यादा रहता है, कौन सा वैल्यू कम रहता है, और थोड़ा हम लोग डिस्कस किए कि रिलेशन अबाउट कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड पैसिव अर्थ प्रेशर। तो आशा करते हैं वीडियो सबको अच्छा लगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।